Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology with Shaukat. Today I will discuss about blood group system. Blood group system क्या होता है? बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की। अगर अपन बात करें ब्लड ग्रुप की तो सन 1900 से पहले यानी 19th सेंचुरी से पहले ब्लड ग्रुप के बारे में कोई जानता नहीं था। तो उस टाइम में क्या होता था, जब भी किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत होती थी, जैसे कोई इंजरी हो गई या किसी भी रीज़न से अगर ब्लड का लॉस हो गया है, तो उस ब्लड को लॉस को फुलफ़िल करने के लिए लोग क्या करते थे कि एक दूसरे का ब्लड ट्रांसफ़र कर लेते थे, चढ़ा लेते थे, लेकिन उनको ब्लड ग्रुप के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। वो डेथ इसीलिए होती थी कि उनको ग्रुप के बारे में पता नहीं था। तो सन 1900 में जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे डेथ के, जब ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा था, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे, इनको पता चला कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इन्होंने 1900 में एबीओ सिस्टम का डिस्कवरी की, एबीओ सिस्टम को खोजा। इस एबीओ सिस्टम से हमें यह पता चला कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो दिखता है रेड कलर का है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं और इसी ब्लड ग्रुप्स के आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इन्होंने एबीओ सिस्टम के बारे में बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसी को ABO सिस्टम कहा जाता है। इस O को 0 भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए इसको ABO कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं सबसे पहले जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर जो खोजा था ABO सिस्टम, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ब्लड ग्रुप ए होता क्या है? ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो हमारी आरबीसी जो होती है, हमने ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, तो ये जो ब्लड ग्रुप्स जो डिनोट होते हैं वो आरबीसी के द्वारा डिनोट होते हैं। ये एक आरबीसी है। इस आरबीसी के सरफेस पर यानी इसके सतह पर चारों ओर अगर इस टाइप के ट्राइंगुलर या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक प्रोटीन होती है, तो वो ब्लड ग्रुप ए को डिनोट करती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन। यह एंटीजन ब्लड ग्रुप ए को डिसाइड करती है, ब्लड ग्रुप ए का निर्धारण करती है। अगर आरबीसी की सरफेस पर इस टाइप के ब्लड ग्रुप एंटीजन पाई जाती है जो कि ए होती है, वो ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करती है। यानी हमें यहाँ से यह पता चलता है अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन जो पाई जाएगी वो ए एंटीजन पाई जाएगी और उसके लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी के आरबीसी की सरफेस पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाएगी, हाफ सर्कल पाया जाएगा। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अगर अपन ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ये आरबीसी के सरफेस पर ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन के अंदर उसकी आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन पाया जाएगा जो इस तरह का दिखाई देगा और इसके लिए प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। हम एंटीजन्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमेशा और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में। ये हमें पढ़ने में समझने में इजी रहता है, इसलिए हम इसको कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये होगी ब्लड ग्रुप बी की बात। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी हमेशा बी रहेगी, ए नहीं रहेगी। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है बेसिकली क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो पाए, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिल ना पाए, इसलिए जो एंटीजन ए होता है उसके लिए हमेशा एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर बी होती है। इसका रीज़न एक और ये है, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन पाए जाते हैं जो कि ट्राइंगल संरचना होती है एंटीजन ए की। अगर सपोज करो कि इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी ए पाई जाती हो प्लाज्मा के अंदर, तो इस एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है स्लाइटली वाई स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ये जो 2 ब्रांचेज है, इस ब्रांचेज में अगर इन दोनों पार्ट को देखें तो ये एक न्यूक्लियर संरचना या ट्राइंगल संरचना दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है आरबीसी के सरफेस पर वो भी ट्राइंगल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, अगर ए एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी, किसके अंदर? ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन के अंदर, तो यहाँ पर ये एंटीबॉडी आकर इसके साथ क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी ये एंटीबॉडी और इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाएगी और यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने की वजह से क्लम्पिंग होगी, क्लम्पिंग होने की वजह से ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो रुक जाएगा और वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लड फ्लो के अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाएगा और वहाँ पर्सन की डेथ हो सकती है। इसीलिए अगर कोई पर्सन के ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर हमेशा एंटीबॉडी बी रहेगी। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा
क्योंकि एंटीबॉडी बी जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी स्लाइटली वाई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेज होती है वो ऐसे मुड़ी हुई होती है, इस टाइप की ब्रांचेज होती है। तो ये इस तरह की ब्रांचेज इसके अंदर इजीली फिक्स नहीं हो सकती। जब फिक्स नहीं हो सकती तो रिएक्शन नहीं होगी, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो इजीली ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रह सकते हैं। यही वजह है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन तो ए पाए जाएंगे, जिस नाम का ब्लड ग्रुप है उसी नाम का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो यहाँ पर एंटीजन ए है तो इसके लिए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए एंटीजन ए पाया जाएगा, और इसके लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी की बात करें तो बी पाई जाएगी। इसका रीज़न ये है कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन ना हो सके। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पर ये उभरी हुई संरचना पाई जाएगी, हाफ सर्कल पाया जाएगा, जो कि बी एंटीजन को डिनोट करता है। अब ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए एंटीजन बी होगा। और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी की बात करें तो ए होगी, ये न्यूक्लियस संरचना होगी, और ये न्यूक्लियस संरचना या ट्राइंगल स्ट्रक्चर इसके अंदर, ये न्यूक्लियस संरचना इसके अंदर इजीली फिट नहीं हो सकती, तो इसके अंदर भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, इजीली ये भी नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो हमने यहाँ पर एबीओ सिस्टम में ये देखा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए एंटीबॉडी बी होगी और उसके लिए एंटीजन ए ही होगा, जो कि आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन पाया जाएगा आरबीसी के सरफेस पर, और उसके लिए प्लाज्मा एंटीबॉडी ए होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है उसके अंदर देखते हैं कि आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके अंदर एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है, यानी इसके अंदर ट्राइंगल न्यूक्लियस संरचना भी इसकी आरबीसी के सरफेस पर देखने को मिलती है और उभरी हुई संरचना भी देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर। इसके अंदर प्लाज्मा में बात करें तो हमें इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती प्लाज्मा के अंदर, इसके लिए सिर्फ इसके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं। ये याद रखने वाली बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी इसके लिए नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि अगर एंटीबॉडी ए और बी दोनों में से कोई एक भी होगी तो भी ये इसके साथ बाइंड हो जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड में ब्लॉकेज में फॉर्मेशन हो सकता है और कहीं ना कहीं डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए हम आरबीसी के सरफेस पर देखते हैं कि इसके ऊपर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, इसकी सरफेस हमें खाली दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। यह भी एक याद रखने वाली बात है कि ब्लड ग्रुप ओ के लिए किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन प्लाज्मा के अंदर इसके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाई जाती है। इसके अंदर एंटीजन भले ही ना हो, लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही इसके अंदर पाई जाती है ब्लड ग्रुप ओ के लिए। ऐसा ही माना जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसका रीज़न यह है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है और इसके अंदर एंटीबॉडी होती है। ये थी एबीओ सिस्टम की बात जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था हमें 1900 के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आरएच सिस्टम के अंदर। आरएच सिस्टम क्या होता है? जब 1900 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी एबीओ सिस्टम की, उसके बाद भी बहुत सारे केसेस में देखा गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद भी बहुत सारे पर्सन की डेथ हो रही थी। तो उस टाइम 1940 में एस वीनर ने कार्ल लैंडस्टीनर के साथ मिलकर आरएच सिस्टम की डिस्कवरी की और इसमें यह बताया कि एबीओ सिस्टम चेक करने के साथ साथ हमें ब्लड के अंदर एक और चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, वो था आरएच सिस्टम। यह आरएच सिस्टम कहाँ से डिस्कवर हुआ? जो रिसस मंकी थे जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिस मंकी को नाम रिसस दिया गया, उस रिसस मंकी के अंदर, ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन देखी गई आरबीसी के सरफेस पर। बहुत सारे मंकीज़ के जो ब्लड का कलेक्शन किया गया, बहुत सारों में तो ये आरएच फैक्टर नहीं पाया गया, लेकिन बहुत सारे ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इस मंकी के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए गए। इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी इस रिसस मंकी के द्वारा की गई, यानी इस रिसस मंकी के आरबीसी के अंदर ये प्रोटीन देखी गई जिसको डी नाम दिया गया, जिसको आरएच फैक्टर कहा गया। इसीलिए इसको आरएच फैक्टर या आरएच सिस्टम कहा जाता है ब्लड का। इसके अंदर अगर
आरबीसी की सरफेस पर ये आरएच फैक्टर या आरएच प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो उसको आरएच पॉजिटिव कंसीडर किया गया। बायोलॉजी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स ये होता है, पॉजिटिव का मीन्स होता है प्रेजेंस और नेगेटिव का मीन्स होता है एब्सेंस। जैसे कोरोना की अगर टेस्ट करवाया जाता है तो कोरोना के अंदर दो चीज़ें आती है, कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव। पॉजिटिव का मीन्स होता है कि कोरोना का वायरस या इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और नेगेटिव रिपोर्ट का मीन्स ये होता है कि कोरोना का इन्फेक्शन या वायरस हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आरबीसी की सरफेस पर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर आरबीसी की सरफेस पर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर या प्रोटीन आरएच फैक्टर नहीं है तो उसको आरएच नेगेटिव कहा जाता है। ये आरएच सिस्टम के अंदर कंसिडर किया गया है। तो आरएच पॉजिटिव के बेस पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इसी तरह आरएच नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, यानी इसके अंदर आरएच प्रोटीन नहीं पाई जाती, आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता। ये थी आरएच सिस्टम की बात। हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डॉक्टर 2 चीज़ें चेक करता है, एक तो एबीओ सिस्टम यानी उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है या ए बी है या ओ है। उसके साथ साथ वो आरएच फैक्टर भी चेक करता है कि उसका ब्लड पॉजिटिव है यानी उसके ब्लड के अंदर आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसी के आधार पर आरएच फैक्टर का पता लगाया जाता है। ये थी हमारे दोनों ब्लड ग्रुप के सिस्टम की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम ये ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड किसको ब्लड दे सकता है या किससे ले सकता है। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी है, बी है, ए है और ओ है। ए बी प्लस और ओ माइनस लिखा हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे रहा है, यानी इसकी अगर बात करें तो इसका तीर का निशान भी बी की तरफ है, इधर इसका तीर का निशान ए की तरफ है और इधर इसका तीर का निशान ए बी की तरफ है। यानी ओ को देखने पर हमें यह लग रहा है कि ओ सभी को ब्लड दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसका मीन्स ये होता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है या ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड होता है वो सभी को दे सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो, चाहे वो बी हो। तो इससे ये पता चलता है जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अगर बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तो हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर कभी भी उसका ब्लड चेक नहीं करता, उसको इमीडिएटली उसको केयर प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और उसके अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। उसका ब्लड ग्रुप चेक नहीं किया जाता है। वो इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ओ नेगेटिव जो ब्लड होता है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पर ओ नेगेटिव ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और बी को भी दे रहा है, इसीलिए ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिल रहा है कि जो ए बी पॉजिटिव है वो सभी से ब्लड ले रहा है, यहाँ ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है। तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड को या ए बी पॉजिटिव वाले पर्सन को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। यानी ए बी पॉजिटिव वाला जो पर्सन होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो। तो ओ सभी को दे सकता है, ए बी सभी को ले सकता है। तो ओ को इस यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ये थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कि कौन किसको दे सकता है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर एक डिजीज होती है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये एक डिजीज होती है। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। इसकी टेक्निकल टर्म हमने पढ़ी थी कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इसीलिए एरिथ्रो का मीन्स होगा आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन, रैपिड फॉर्मेशन। फिटेलिस का मतलब होता है फीटस, जो एम्ब्रियो की लास्ट स्टेज होती है मदर के यूट्रस के अंदर 8 या 9 मंथ के अंदर, उसको फीटस कहा जाता है। तो इस डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया इसके अंदर होता है। इस डिजीज को हम समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, फादर और मदर। अगर फादर आरएस पॉजिटिव हो, आरएस पॉजिटिव का मीन्स ये है कि आरबीसी के अंदर जो ये आरएस फैक्टर प्रेजेंट है। अगर फादर आरएस पॉजिटिव हो, मदर आरएस नेगेटिव हो, तो उसकी बेबी जो होती है वो आरएस पॉजिटिव होती है। इस वाले केस में हम देखते हैं कि अगर मदर आरएस नेगेटिव है और उसके अंदर जो चाइल्ड है, जो यूट्रस के अंदर उसके अंदर जो फीटस है या एम्ब्रियो है वो अगर पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि मदर के अंदर जो बेबी है वो आरएस पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है।
हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कभी भी मदर और बेबी का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, कभी भी एक दूसरे से के साथ मिक्स नहीं होता। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बेबी के लिए एक प्लेसेंटल बैरियर होता है, उसके साथ साथ एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसको एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहा जाता है। इस एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही बेबी को मदर से सारा न्यूट्रिशन और जितना भी पोषण होता है वो 1 डे से 9th मंथ तक मिलता रहता है। लेकिन कभी भी बेबी यानी चाइल्ड और मदर का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और जब मदर की मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और बेबी डिलीवर हो जाता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है मदर की बॉडी के बाहर, तो उस टाइम पे डॉक्टर या नर्स क्या करते हैं, इस एम्ब्लाइकल कॉर्ड को कट करते हैं। कट करते टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि उसी टाइम बेबी और मदर का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। बाकी कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में बेबी और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो डिलीवरी के टाइम पे जब डॉक्टर उस क्लम्पिंग करता है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड को कट करता है, तो उस टाइम पे ब्लड मिक्स हो जाता है। तो इस केस में अपन क्या देखते हैं कि बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है और बेबी यहाँ पर क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो इस आरएच पॉजिटिव का जो प्रोटीन जो फैक्टर है, आरएच फैक्टर जो है मदर की ब्लड के अंदर चला जाता है। ये प्रेगनेंसी फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है। इस केस में फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अब इसके अंदर मदर की बॉडी के अंदर इस आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी। जब यही मदर सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि मदर के ब्लड के अंदर पहले से ही उस आरएच पॉजिटिव जो प्रोटीन थी उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो चुका है और इसके अंदर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है स्टोरेज फॉर्म में। तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि 3 से 4 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर ही उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेसेंटल बैरियर होता है, ये इस एंटीबॉडी के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि इस प्लेसेंटल बैरियर को भी पार करके एम्ब्रियो के अंदर जाके एम्ब्रियो की ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, जिसी को कहा जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया। यानी इस एम्ब्रियो के अंदर, इस चाइल्ड के अंदर एनीमिया की कंडीशन कोज हो जाती है और इसके अंदर जॉन्डिस की कंडीशन कोज हो जाती है, यानी इसके अंदर लीवर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है और इस एम्ब्रियो की या इस चाइल्ड की 3 to 4 मंथ के अंदर ही डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी, हर बार सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर ये देखने को मिलता है कि इस चाइल्ड की बार बार डेथ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मदर थी, उस मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो क्लम्पिंग की गई थी, एम्ब्लाइकल कॉर्ड को कट किया गया था, उस टाइम पे ही ब्लड मिक्स हो चुका था और उस पॉजिटिव आरएच फैक्टर जो मदर की बॉडी के अंदर एंटर हो गया था उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी। यही एंटीबॉडी वापस सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या करती है कि इस एम्ब्रियो के प्लेसेंटल बैरियर को पार करके एम्ब्रियो तक जाकर एम्ब्रियो की जो आरबीसीज होती है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और इसी वजह से इस एम्ब्रियो का 3 to 4 मंथ या लेटर प्रेगनेंसी के अंदर भी डेथ हो जाती है और उस चाइल्ड की वाइबिलिटी नहीं रहती है, वो चाइल्ड नहीं बच पाता है। इसके लिए वैसे आज की जनरेशन के अंदर, आज की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। हर अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है जिसके जरिए हम पहले से ही इसको डायग्नोस कर लेते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इसका कन्वीनियंट या सफिशिएंट ट्रीटमेंट मिल जाता है। इस एंटी आरएच फैक्टर के खिलाफ पहले ही आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन इस मदर को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिलीवर इजीली हो जाता है और कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। ये बात थी एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस के बारे में। तो आज हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखा कि एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम किस तरह ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डॉक्टर हमेशा एबीओ उसका ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है और आरएच सिस्टम का पता लगाया जाता है। किस तरह से हमने यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात की और ओ नेगेटिव जो होता है, मेरा भी ब्लड ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव का मीन्स ये है कि मेरे अंदर किसी भी तरह के एंटीजेंस नहीं है और पॉजिटिव का मीन्स ये है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं आरएच पॉजिटिव, आरएच फैक्टर या आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, इसीलिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो हमने भी आज ब्लड ग्रुप के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ अगले मेरे लेक्चर को देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में आसानी हो सके। थैंक्स।